हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आज हम सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन 21 टू 30 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका 31 जनवरी 2021 का। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप अपनी सीटेट के प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो, ताकि जो भी कैंडिडेट सीटेट का प्रिपरेशन करें उनको हेल्प मिल सके। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। सेकेंड है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। थर्ड है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। फोर्थ है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। देखो, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, मतलब ऑप्शन हटाना सीखो जो ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ जाओगे, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए। देखो, जो कक्षा हमारी होती है उसमें बहुत टाइप्स के बच्चे होते हैं। सबकी एलिजिबिलिटी जो होती है, एबिलिटी जो होती है सीखने की, वो अलग अलग होती है। तो उसमें हमें किस प्रकार देखना चाहिए कक्षा को, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन। देखो, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है, बाधा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक संसाधन का काम करती है। ये ऑप्शन गलत है। सेकंड कह रहे हैं कि अध्यापक के पक्ष में असफलता, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी नहीं होगा। थर्ड कह रहे योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी नहीं होगा। हम तो उसकी योग्यता के आधार पर थोड़ी उसको ग्रुप बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। हम सारे बच्चों को समान लेके चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। मतलब जो एक समावेशी कक्षा होता है, समावेशी कक्षा का मतलब पहले मैं आपको बता देती हूँ। वैसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बालक एक छत के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करें, तो वो हो जाती है हमारी समावेशी कक्षा। मतलब जिस बालक को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। इसका देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। सेकंड कह रहा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। थर्ड कह रहा है अभिवेदी समरूपी निर्देशों। फोर्थ कह रहा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। जब भी हम बच्चों को अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो वो कैसे सीखेंगे, इसलिए हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो समस्या समाधान क्षमताओं को, जो क्षमता है समस्या समाधान करने का, उसको हम किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो देखो, इसका राइट फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। बिल्कुल भी नहीं, विद्यार्थियों में हम डर की भावना क्यों पैदा करेंगे, जब बच्चे डर जाएंगे तो वो फिर सीखेंगे कैसे। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। लगातार अभ्यास हम कैसे कराएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर अभ्यास कराएंगे और उन्हें कार्य देंगे तो फिर बच्चे उबाऊ महसूस करने लगेंगे। तो ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहे हैं समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो ये इसका राइट हो जाएगा फोर्थ, दैट इज़ इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज। मतलब हम उससे मिलता जुलता कुछ उनको चीज़ों को यूज़ करेंगे तो फिर उनका जो समस्या समाधान होगा वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, सभी बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। पूछ रहे क्या नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं वर्ड को ध्यान में रखना। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। सेकंड कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का तो हम प्रयोग करेंगे, तो ये सही होगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, तो ये भी करेंगे। फोर्थ कह रहे व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना, तो ये भी सही होगा।
तो एक अध्यापक क्या नहीं करेगी, इसमें नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोगी एंड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होगा। मतलब जो बच्चे सृजनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो, असतर्कता। नहीं, बच्चे असतर्क रहेंगे तो फिर वो क्रिएटिव कैसे रहेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि कम परिज्ञानता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और फोर्थ कह रहा है कि अति सक्रियता, मतलब हाइपर एक्टिविटी, तो हाइपर एक्टिविटी भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसारी चिंतन, डेट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो एक पॉइंट पे अलग अलग अपनी सोच रखते हैं, मतलब डाइवर्स थिंक करते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है कि विशिष्ट पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो नहीं, रूढ़िबद्ध धारणा को तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, बातचीत टालनी नहीं चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए। और फोर्थ कह रहा है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जहाँ आपको मानकीकृत आकलन दिखे वो ऑप्शन आप काट देना, और जहाँ नकारात्मक दिखे वो भी ऑप्शन काट देना, तो फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत, विविध विन्यासों के उदाहरण लेनी चाहिए, जिसका थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। लेट इज ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। सेकंड कह रहा है कि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करती है। थर्ड कह रहा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। फोर्थ कह रहा है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे से अलग कर सकती है। तो इसका पहले आप क्वेश्चन समझो, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। मतलब जब हम किसी बच्चे को कोई कार्य करने के लिए देते हैं, कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए देते हैं, तो उनके द्वारा जो त्रुटियां होती हैं, मतलब उनकी जो गलतियां होती हैं उस क्रियाकलाप में, तो उसका विश्लेषण हम करते हैं। क्यों करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो क्या कह रहे हैं, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। देखो जब बच्चे गलती करेंगे तभी तो वो सीखेंगे, तो ये एक पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। आप इसको नेगेटिव मत समझना, ये पॉजिटिव आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मतलब जो अधिगम में हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं, मतलब जो मोटिवेट करते हैं, उसको किस प्रकार कायम रखते हैं। तो इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। नहीं, रोट मेमोराइजेशन को आपको पता है, इसको बिल्कुल भी हम नेगलेक्ट करते हैं, तो ये कट जाएगा। सेकेंड कह रहे हैं बच्चों को दंड देकर, बच्चों को तो हम कभी भी पनिशमेंट नहीं देंगे, तो ये भी ऑप्शन कटेगा। फोर्थ कह रहे हैं बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बच्चों को हम इजी भी टास्क नहीं देंगे, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। देखो क्या कह रहे हैं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, मतलब मास्टरी ओरिएंटेड गोल पर फोकस करके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शर्मिंदगी, मतलब सेम क्या कह रहे हैं, सेम के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड कह रहा है क्या संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, गलत है, संज्ञान से तो संबंध होता है शर्मिंदगी का। थर्ड कह रहा है डेस्क का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और फोर्थ कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरणा करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो नहीं, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए हम उनको शर्मिंदगी थोड़ी देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, मतलब बच्चों का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है।
मतलब जो हम बच्चों को अध्यापन कराते हैं क्लासरूम में, तो उसका सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? फर्स्ट कह रहे अनुकरण, नकल और दोहराना। बिल्कुल भी नहीं, बच्चे को हम नकल थोड़ी करने को कहेंगे, नकल करो, ये गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कह रहा है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करके। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल भी नेगलेक्ट करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है कि बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तो ये भी गलत होगा। बिना ऑब्जर्व किए हम कुछ एनालाइज थोड़ी कर सकते हैं। तो देखो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोज के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसके बीच हम उसका रिलेशन ढूंढेंगे, तो ये अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होगा। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके 10 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आपके 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, फिर 9 आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं आ रहे, अगर आपके 8 भी आ रहे हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैं आपको रेगुलर CDP की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।